हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का क्वेश्चन। तो आज 24/10/2024 के लिए देखते हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो क्वेश्चन बेस्ड है लेटेस्ट पैटर्न पे, साथ ही साथ करंट अफेयर है, एडिटोरियल से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सूक्ष्म शैवाल समुद्र की सतह की सबसे ऊपरी परत पर व्याप्त होते हैं यानी पाए जाते हैं। तो पहला कथन जो है वो सही है। ठीक है, पहले कितने सही है क्वेश्चन पूरा देख लेना कि चुनना क्या है। तो कितने सही है वो चुनना है। तो पहला कथन तो सही था। ठीक है, दूसरा है कि हालांकि सूक्ष्म शैवाल समुद्र में प्राथमिक उत्पादकों में से एक है। तो प्राथमिक उत्पादक तो शैवाल होते ही हैं, लेकिन स्थलीय पौधों की तुलना में उनकी प्रकाश संश्लेषण दक्षता कम होती है या अधिक होती है, यहाँ पे फिर सोचना है। ठीक है, तो दक्षता जो होता है प्रकाश संश्लेषण की समुद्री शैवालों का या पौधे का भी तो अधिक होता है स्थल से। ठीक है, तो दूसरा गलती हो गई। तीसरा है सूक्ष्म शैवाल सूर्य की रोशनी एवं आयरन की कम उपलब्धता में भी भोजन का उत्पादन कर सकते हैं, साथ ही CO2 को भी अवशोषित कर सकते हैं। तो CO2 को तो अवशोषित करेगा, ये बात सही है, लेकिन यहाँ है कि सूक्ष्म शैवाल सूर्य की रोशनी में आयरन की कम उपलब्धता नहीं, उपलब्धता अधिक चाहिए आयरन की भी और रोशनी की भी। तो पहला दूसरा गलत है, और सॉरी दूसरा और तीसरा गलत है, पहला सही है। तो केवल एक ही सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऐसा है कि सूक्ष्म शैवाल प्रकाश संश्लेषक सूक्ष्म जीव है जो विभिन्न प्राकृतिक वातावरणों जैसे जल, चट्टानों और मृदा में पाए जाते हैं। वे स्थलीय पौधों की तुलना में उच्च प्रकाश संश्लेषक दक्षता प्रस्तुत करते हैं तथा विश्व में ऑक्सीजन उत्पादन के एक महत्वपूर्ण अंश के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। ठीक है, करा समुद्री सूक्ष्म शैवाल समुद्री खाद्य श्रृंखला और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि जैसा कि जलवायु परिवर्तन निरंतर जारी है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण महासागरों का जल गर्म हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप सतही जल और पोषक तत्वों से भरपूर जल के बीच मिश्रण कम हो रहा है, जिससे पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो रही है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे और है कि अतः सतह पर पोषक तत्व दुर्लभ हो जाते हैं, जिससे शीर्ष परत में मौजूद सूक्ष्म शैवाल जैसे प्राथमिक उत्पादक प्रभावित होते हैं। अतः कथन एक सही है। लौह तत्व सहित पोषक तत्वों की यह कमी सूक्ष्म शैवाल जैसे प्राथमिक उत्पादकों को प्रभावित करती है, जिससे वे कम भोजन बनाते हैं और वातावरण से ग्रहण की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम कर देते हैं। सूक्ष्म शैवाल को भोजन बनाने और कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करने के लिए सूर्य के प्रकाश तथा प्रचुर मात्रा में आयरन की आवश्यकता होती है, लेकिन समुद्र की सतह के 35% भाग पर उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक आयरन की कमी हो गई है। अतः कथन 3 सही नहीं है। तो 2 कथन जो है सही नहीं था, सिर्फ पहला कथन सही था, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो गया था। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जगन्नाथ मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह कलिंग वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें विशिष्ट घुमावदार मीनारे, जटिल नक्काशी और अलंकृत मूर्तियां हैं। तो पहला कथन तो सही है। इसे यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है, जहां हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण पुरी में मृत्यु के देवता यम की शक्ति समाप्त हो गई थी। तीसरा है स्नान यात्रा जगन्नाथ मंदिर के देवताओं से जुड़ा एक प्रमुख त्यौहार है। तो यहाँ पे तीनों कथन इससे सही ही हैं, तो सभी 3 सही होगा। कितने कथन सही है ये ढूंढना है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन क्या है इसके बारे में। कि जगन्नाथ मंदिर पुरी ओडिशा में स्थित एक भव्य मंदिर है, जो भगवान जगन्नाथ के साथ उनके ज्येष्ठ भ्राता भगवान बलभद्र एवं मनुजा देवी सुभद्रा को समर्पित है। पर इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग राजवंश के प्रसिद्ध राजा अनंत वर्मन चौड़गंग द्वारा किया गया था। इसे व्हाइट पेगोडा के रूप में जाना जाता है। यह 4 धाम तीर्थ यात्रा के 4 तीर्थ स्थलों में से एक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, भी इसके बारे में और है। यह कलिंग वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें विशिष्ट घुमावदार मीनारे, जटिल नक्काशी और अलंकृत मूर्तियां हैं। अतः कथन एक सही है। यह ऊंची दीवार से घिरा हुआ है, जिसमें 4 दीवार है द्वार है जिनमें से प्रत्येक द्वार का मुख्य दिशा की ओर है। अच्छा, प्रत्येक द्वार का मुख जो है मुख्य दिशा की ओर, 4 जो मुख्य दिशा है। ठीक है ना।
करिश्मे या नमिका तीर्थ भी कहा जाता है, जहाँ हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण पुरी में मृत्यु के देवता यम की शक्ति समाप्त हो गई थी। अतः कथन दूसरा भी सही है। तीसरा है संबंध प्रमुख त्यौहार स्नान यात्रा, नेत्रोत्सव, रथ यात्रा, देवशयनी, एकादशी। अतः ये सब क्या है, इससे संबंधित पर्व त्यौहार है। आगे देखते हैं। कराया बहुपक्षीय विकास बैंक एमडीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं जिनमें विकसित और विकासशील देश दोनों शामिल हैं। तो दोनों शामिल हैं, ठीक है। कह रहा विकसित देश जो है एमडीबी ऋण देने में योगदान करते हैं, जबकि विकासशील देश आमतौर पर विकास परियोजनाओं के लिए उनसे उधार लेते हैं। तो ये कथन भी सही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, करा है बहुपक्षीय विकास बैंक एमडीबी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिनमें विकसित और विकासशील देश शामिल है। कथन एक सही है, इसी पर आधारित था। वे परिवहन, ऊर्जा, शहरी बुनियादी ढांचे और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण तथा तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। विकसित देश एमडीबी को ऋण देने में योगदान करते हैं, जबकि विकासशील देश आमतौर पर विकास परियोजनाओं के लिए उनसे उधार लेते हैं। अतः कथन दो सही है। और भी इसमें पॉइंट है। एमडीबी गरीबी में कमी, बुनियादी ढांचे के विकास, मानव पूंजी निर्माण आदि जैसे मुद्दों को हल करके निम्न आय और मध्यम आय वाले देशों दोनों के विकास का समर्थन करने में सहायक रहे हैं। एमडीबी में विश्व बैंक समूह शामिल है, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक, अंतर अमेरिकी विकास बैंक आदि शामिल है। ठीक है ना, तो ये सब शामिल है, ये याद रखना है। एक पॉइंट ये भी बनाकर क्वेश्चन तैयार किया जा सकता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेफाइट कार्बन से बना और प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है। बात तो सही है, ये कार्बन के 3 क्रिस्टलीय रूपों में से एक है। तो पहला कथन तो सही है। दूसरा है कि ग्रेफाइट विद्युत का ऐसा सुचालक है किंतु ऊष्मा का कुचालक है। अब यहीं पे कन्फ्यूजन होगा कि ठीक है, सुचालक तो पता है और हो सकता है एट ए टाइम आपको ध्यान ना रहे, होता है ऐसा। ऊष्मा का ये सुचालक है या कुचालक है, तो ध्यान देना है कि ग्रेफाइट भी ऊष्मा का क्या है, ऊष्मा का भी सुचालक है और विद्युत का भी सुचालक है। ग्रेफाइट में इसकी परतदार संरचना के कारण चिकनाई जैसे गुण होते हैं, जिससे वे आसानी से एक दूसरे से आगे खिसक सकती है, इसीलिए स्नेहक के रूप में भी यूज किया जाता है ना। तो तीसरा सही है, दूसरा गलत है। यहाँ पे दोनों सुचालक हो जाएगा। तो कितने कथन सही है, तो केवल 2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ग्रेफाइट, परिचय इसका है। ग्रेफाइट एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है जो कार्बन से बना है। यह कार्बन के 3 क्रिस्टलीय रूपों में से एक है। अन्य 2 रूप हीरा एवं अक्रिस्टलीय कार्बन जैसे चारकोल अथवा कार्बन ब्लैक है। अतः कथन एक सही है। संरचना क्या है, ग्रेफाइट में एक हेक्सागोनल यानी षष्ठकोणीय क्रिस्टल संरचना होती है। तो इसका जो संरचना होता है षष्ठकोणीय होता है, ये ध्यान में रखना है, जिसमें कार्बन परमाणुओं को परतों या शीट्स में व्यवस्थित किया जाता है। ये परतें कमजोर रूप से एक साथ जुड़ी होती है, जिससे वे आसानी से एक दूसरे से आगे खिसक सकती है, जो ग्रेफाइट को स्नेहन गुण प्रदान करता है। अतः कथन 3 सही है और दूसरा गलत था। तो यहाँ है कि ग्रेफाइट विद्युत तथा ताप का सुचालक होता है। इसका उपयोग बैटरी के लिए इलेक्ट्रोड के उत्पादन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में किया जाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अनुप्रयोग, ग्रेफाइट का उपयोग अमूमन पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है। पेंसिल में मौजूद शीशा वास्तव में ग्रेफाइट एवं मिट्टी के मिश्रण से निर्मित होता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग क्रूसिबल, फाउंड्री फेसिंग, पॉलिश आर्क लैंप, बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर, ब्रश एवं परमाणु रिएक्टर के कोर के लिए किया जाता है। तो देखते हैं आगे। एसडीजी शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महामारी से पहले के युग की तुलना में वार्षिक एसडीजी फंडिंग अंतर कम हो गया है। दूसरा है कि दिस अबावा एक्शन एजेंडा सतत विकास के वित्त पोषण के लिए एक वैश्विक ढांचा है। तीसरा है एसडीजी के लिए ऋण स्वैप कम आय वाले देशों में पूंजी जुटाने के अवसर प्रदान करता है। कितने कथन सही है, दूसरा तीसरा सही है। पहला है कि महामारी से पहले की युग की तुलना में वार्षिक एसडीजी फंडिंग अंतर जो है बढ़ गया है। पहले जो कम था 2.4 था, अब वो बढ़ के शायद 4.5 होना चाहिए। केवल 2, ऑप्शन बी। तो यहाँ देखते हैं कि वार्षिक एसडीजी फंडिंग अंतर जो महामारी से पहले
सॉरी उल्टा बोल दिए, 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था, अब बढ़कर अनुमानित जो है ये 4.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो एसडीजी को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त निवेश की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है। तो कथन एक सही नहीं है, बढ़ा है ना। आदिश बाबा एक्शन एजेंडा सतत विकास के वित्त पोषण का एक वैश्विक ढांचा है। इसका उद्देश्य सतत विकास के लिए वर्ष 2030 का एजेंडा और 17 एसडीजी के क्रियान्वयन हेतु संसाधन जुटाना तथा आवश्यक वित्त पोषण प्रदान करने के तरीकों पर चर्चा करना एवं सहमत होना है, इसलिए कथन 2 सही है। आगे है कि एसडीजी कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए अभिकर्ताओं ने जलवायु और प्रकृति से संबंधित ऋण स्वैप सहित एसडीजी हेतु ऋण स्वैप को बढ़ाने पर बल देते हुए सभी लेनदारों द्वारा बहुपक्षीय कार्यों एवं समन्वय का आग्रह किया। ऋण स्वैप पर्यावरण और अन्य नीतिगत चुनौतियों से निपटने एवं हरित विकास का समर्थन करने के लिए कमाए वाले देशों में पूंजी जुटाने के अवसर प्रदान करना भी इसका लक्ष्य है। तो कथन तीसरा भी सही है। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो सकल मूल्य वर्धित के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अच्छा, यहाँ पे ये छूट गया है उपभोग, ठीक है ना। उपभोग के मध्यवर्ती मूल्य में कटौती के बाद उत्पादित आउटपुट को सकल मूल्य वर्धित के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पहला कथन सही है। कर जीवीए की गणना के लिए आधार वर्ष को पहले के वर्ष 2011-12 से बदलकर वर्ष 2021-22 कर दिया गया है। तो 2004-5 से बदल के तो ये 2011-12 किया गया था, उसके बाद अब बदला भी नहीं गया है, ठीक है ना। तो दूसरा इसी कारण से गलत हो जा रहा है। यहाँ भी जीवीए हो जाएगा। और जीडीपी के बीच मुख्य अंतर यह है कि जीवीए किसी उत्पाद के विभिन्न पहलुओं को बेहतर बनाने के लिए उसमें जोड़ा गया मूल्य होता है, जबकि जीडीपी देश में उत्पादित उत्पादों की कुल मात्रा होती है। तो ये कथन सही है। तो पहला और दूसरा सही है। कितने सही है? तो केवल 2 ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो व्याख्या हम देख सकते हैं, सकल मूल्य वर्धित मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा क्षेत्र के भीतर आर्थिक उत्पादन का एक माप है। इसे किसी अर्थव्यवस्था के भीतर उपभोग के मध्यवर्ती मूल्य में कटौती के बाद उत्पादित आउटपुट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कथन इसलिए सही है पहला। सकल मूल्य वर्धित जीवीए जैसे आर्थिक संकेतों की गणना के लिए आधार वर्ष में समय समय पर अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अद्यतन किया जाता है कि गणना प्रासंगिक और सटीक है। तो समय समय पर उसके आधार वर्ष को चेंज किया जाता है। तो आगे है जीवीए का सटीक और प्रासंगिक आकलन सुनिश्चित करने के लिए सकल मूल्य वर्धित जैसे आर्थिक संकेतकों की गणना में उपयोग किए जाने वाले आधार वर्ष को अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलावों को ध्यान में रखते हुए नियमित आधार पर संशोधित किया जाता है। और भारत में जीवीए के लिए आधार वर्ष को वर्ष 2004-5 से बदलकर वर्ष 2011-12 कर दिया गया था। कर यह संशोधन मौजूदा आर्थिक परिदृश्य, मूल्य स्तर और उपभोग पैटर्न को बेहतर ढंग से समझने के लिए आधार वर्ष को अद्यतन, ठीक है, अध्ययन तो समझ में आ ही रहा, करंट, ठीक है ना, करने की नियमित प्रथा का हिस्सा है। अतः कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि अभी 21-22 उसको बदल के नहीं किया गया था। कर जीवीए और जीडीपी के बीच का मुख्य अंतर यह है कि जीवीए किसी उत्पाद के विभिन्न पहलुओं को बेहतर बनाने के लिए उसमें जोड़ा गया मूल्य है, जबकि जीडीपी देश में उत्पादित उत्पादों की कुल मात्रा है। अतः कथन 3 सही है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ध्यान देना है, यहाँ फिर डिलीट हो गया है। पीएलआई योजना की परिकल्पना घरेलू विनिर्माण क्षमता में वृद्धि करने के साथ साथ आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन के लिए की गई थी। कितने सही नहीं है ये देखना है, ठीक है ना। तो क्या है, पीएलआई योजना की परिकल्पना घरेलू निर्माण क्षमता में वृद्धि करने के साथ साथ आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन के लिए की गई थी। दूसरा, इस योजना में केवल घरेलू कंपनियों को भारत में विनिर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन मिलता है, जो 5 वर्षों तक उनके राजस्व के प्रतिशत के आधार पर होता है। तीसरा है ड्रोन घटक विनिर्माण क्षेत्र पीएलआई योजना के अंतर्गत होता है। तो पहला कथन तो सही लग रहा है, दूसरा कथन भी पीएलआई योजना के अंतर्गत है। अब बीच वाला है कि इस योजना में, तो ये भी हमको लगता है सिर्फ घरेलू कंपनियों के लिए ही होना चाहिए। कितने कथन सही नहीं है, तो उपयुक्त में कोई नहीं, ऑप्शन डी होना चाहिए। देख लेते हैं आगे।
या फिर ओ चलिए, जो जिस पे दिमाग लगा रहा है तो वही बात यहाँ है। तो कितने कथन सही नहीं है, तो एक, केवल एक, ये दूसरा नहीं है, यानी कि घरेलू कंपनियों के साथ विदेशियों को भी इसमें शामिल किया जाता है, इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन है। सॉरी, चलिए अगला देखते हैं, इसमें इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। कर उत्पादन संबंध प्रोत्साहन यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना की परिकल्पना घरेलू विनिर्माण क्षमता में वृद्धि करने के साथ साथ आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन के लिए की गई थी, ऐसा कथन एक सही है। कर PLI योजना के तहत घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियों को भारत में विनिर्माण के लिए 5 वर्षों तक उनके राजस्व के प्रतिशत के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। तक कथन 2 सही नहीं, क्योंकि वहाँ सिर्फ घरेलू की बात था। कर ड्रोन और ड्रोन घटक विनिर्माण क्षेत्र PLI योजना के अंतर्गत आता है, तो कथन तीसरा भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एक ऐसे पुस्तक के लिए दिया जाता है जिसका प्रकाशन यूनाइटेड किंगडम अथवा आयरलैंड में हुआ हो और अंग्रेजी में अनुदित हो। दूसरा है कि उपन्यास और लघु कथा संग्रह इस पुरस्कार के लिए पात्र नहीं है। जहाँ निगेटिव और पॉजिटिव का कुछ बात आया वहाँ पर जरूर सोचना है कि ये सही है या गलत है। कर उपन्यास और लघु कथा संग्रह इस पुरस्कार के लिए पात्र नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और किस प्रकार की पुस्तक के लिए दिया जाएगा, यहाँ पे सवाल उठेगा। तो ये भी दोनों पात्र है और यहाँ पे नहीं लिखा है, इसलिए दूसरा गलत हो गया। कर है टॉम ऑफ सेंट अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारतीय भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक है, तो ये तीसरा तो सही है, पहला सही था, दूसरा गलत हो गया, केवल 2 सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इंटरनेशनल बुकर प्राइज प्रतिवर्ष एक ऐसे पुस्तक के लिए दिया जाता है जिसका प्रकाशन, ये ध्यान रखना है, यूनाइटेड किंगडम अथवा आयरलैंड में हुआ हो और अंग्रेजियों में अनुदित हो यानी अनुवादित हो। अतः कथन एक सही है। कर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2005 में ही हुआ था, ठीक है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में हुई थी। कर उपन्यास और लघु कथाओं के संग्रह इस पुरस्कार के लिए पात्र होते हैं, वहाँ पे नहीं था, इसीलिए गलत था। कर प्रत्येक शॉर्ट लिस्ट किए गए लेखक और अनुवादक को, अब ये साइन पता नहीं स्टर्लिंग का होता है शायद, इसको तो आप देख सकते हैं, डॉलर का साइन तो नहीं है, इतना दिया जाता है। टॉम ऑफ सेंट अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारतीय भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक है, तो कथन 3 सही है। चलिए अगला है, अच्छा ज़्यादा तो स्लाइड नहीं हुआ। कर निम्नलिखित समुद्रों में कौन सा गाजा पट्टी के निकट है, तो ये आंसर होगा भूमध्य सागर, ठीक है। गाजा पट्टी मान लेते हैं इस तरह से है, तो इधर इजराइल है, इधर भी इजराइल है, इधर मिस्र है और एक तरफ भूमध्य सागर है, ठीक है। तो देख रहे हैं उत्तर में क्या है, इजराइल का भाग है, पूरब में भी इजराइल का भाग है, पश्चिम में गाजा पट्टी के तरफ भूमध्य सागर है और इधर मिस्र है, ठीक है। तो ये हो जाएगा भूमध्य सागर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे वही है कि गाजा पट्टी भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में स्थित है, एक तटीय क्षेत्र है। इसकी सीमा दक्षिण में मिस्र बताए थे, उत्तर में भी इजराइल है, पूर्व में भी इजराइल से लगती है। भूमध्य सागर गाजा पट्टी के पश्चिम सीमा में फिर हो जाएगा। कर भूमध्य सागर क्षेत्र मौजूदा भू राजनीतिक और क्षेत्रीय विवादों का केंद्र रहा है। इतिहास और वर्तमान स्थिति में इस क्षेत्र की अहम भूमिका रही है, अतः विकल्प ए सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत राज्य में कृषि मजदूरों के लिए निर्दिष्ट वैधानिक न्यूनतम मजदूरी के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए। पहला कथन साफ सही है। चलिए तो क्या है, कितने कथन सही है ना। कर मनरेगा का सबसे प्रमुख हिस्सा इसकी कानूनी रूप से समर्थित गारंटी है, जिसके अनुसार किसी भी ग्रामीण वयस्क को उसकी मांग के 15 दिनों के भीतर काम मिल जाएगा। ये तो सही है। कर अधिनियम में आरंभ किए जाने वाले कार्यों की सिफारिश करने का अधिकार ग्राम सभाओं को सौंपा गया है और इन कार्यों को कम से कम 50% उनके द्वारा ही निष्पादित किया जाता है। तो यहाँ पे तीनों कथन सही होना चाहिए, ऑप्शन सी, ठीक।
ठीक है। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत राज्य में कृषि मजदूरों के लिए निर्दिष्ट वैधानिक न्यूनतम मजदूरी के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए। कथन 1 सही है। क्रम मनरेगा का सबसे प्रमुख हिस्सा है। इसकी कानूनी रूप से समर्थित गारंटी है जिसके अनुसार किसी भी ग्रामीण वयस्क को उसकी मांग के 15 दिनों के भीतर काम मिल जाएगा। तो ये सब डेटा जरूर याद रखना चाहिए। इन कार्यों की योजना और कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान कर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को मजबूत करने पर बल दिया जा रहा है। इस अधिनियम में आरंभ किए जाने वाले कार्यों की सिफारिश करने का अधिकार ग्राम सभाओं को सौंपा गया है और इन कार्यों को कम से कम 50% उनके द्वारा ही निष्पादित किया जाता है। अतः कथन 3 सही है। तो आज हमने 10 क्वेश्चन देख लिया। तो मिलते हैं अगले दिन।